हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आप लोगों का नेट जेआरएफ का एग्जाम हो चुका है। काफी अच्छा, मतलब देखिए, ऐसा बोलेंगे कि पेपर कैसा आया, टफ आया, इजी आया, तो मैं सीधी बात बोलती हूँ कि नेट के एग्जाम में ये बात होती ही नहीं है कि पेपर टफ आया कि इजी। एवरी टाइम वो लोग अपना नया पैटर्न लाते हैं, प्लस अपना लेवल मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली बात बहुत छोटी हो जाती है कि यार इस बार इजी था कि इस बार टफ था। एवरी टाइम लेवल इक्वल ही रहता है। बस वो हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है कि हमें इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है। ठीक है, वो अपना लेवल मेंटेन रखते हैं। ठीक, तो ये हो गया है। अभी बोल रहे हैं कि देखते हैं 8-10 दिन में आंसर की आ जाएगी, तो उस हिसाब से अपन बता देंगे। प्लस थोड़ा सा मैं सोच रही थी, मुझे जितने क्वेश्चंस पता पड़े हैं उससे एक अपन जो आपको डाउट्स है या जिस जिस तरह के क्वेश्चन आए एक वीडियो बनाते हैं, बट वो थोड़ा सा समय लग रहा था उसमें। तो अभी हमारी जो मेन फोकस ये वाली चीज है। देखिए, जिन लोगों का अच्छा है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप आपके साथ मेरी ब्लेसिंग्स है। लेकिन अब जो लोग नए लोग हैं और जिनको है कि भाई अब हमको जून सेशन में करना है, तो उनके लिए बहुत कम टाइम है। इसलिए आज टाइम में ज्यादा वेस्ट पुरानी एग्जाम पे नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मुझे पता है कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसके बाद फिर आंसर की आएगी तो हम लोग आंसर की सॉल्व करेंगे। तो उसमें वो क्या है, हम पुराने पे ही, पास्ट में ही रह जाएंगे और प्रेजेंट पे और फ्यूचर का सोच नहीं पाएंगे। तो अभी हमको इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर क्योंकि आंसर की आएगी वो सॉल्व करने लग जाएंगे, वो वाली चीजें आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो हम देख लेते हैं। देखो, आप लोग को इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि यार थोड़ी मेहनत की और जरूरत रह गई, या कितने लोग होंगे जिनने फर्स्ट टाइम दिया है और सिर्फ जस्ट फॉर ट्रायल दिया है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उन सब के लिए आज ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है नेट एग्जाम क्या होता है, जिनको पता ही नहीं है, लेकिन जिनको किसी ने बताया कि यार ले लो, ऐसा हो जाएगा, जेआरएफ क्या होता है, अगली एग्जाम कब होगी, तैयारी कैसे करें, ये इतने क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, क्योंकि जैसे हमारा कम्युनिटी बढ़ रहा है, तो वो चीज, तो इसे मैंने कहा सबसे पहले आज बिल्कुल ए से कैसे शुरुआत होती है इस चीज की, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये सारी बातों को आज थोड़ा सा आप लोग के जो सारे सवाल हैं उसका जवाब, क्योंकि अभी टाइम मिला है हमको, है ना, अभी हम थोड़ा सा फ्री हैं, क्योंकि एकदम सिर पे एग्जाम नहीं है इसलिए। लेकिन इतने भी फ्री नहीं है क्योंकि एग्जाम जल्दी आने वाली है ना। तो अभी आज आगे अपन सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरा जनरल इंट्रोडक्शन आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा कि इतने समय से मैं अपना काम कर रही हूँ, और काफी लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म की मदद से आगे बढ़ पाए हैं, मतलब जो भी है अपनी एग्जाम्स में सक्सीड, ये मुझे फीडबैक मिला है। तो मुझे लगा कि अब अपनी चीज को हमको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन लोग सबसे पहले जो नए लोग हैं, या जिनने अभी सिर्फ जस्ट फॉर ट्रायल एग्जाम दिया था और उनको अंदर बहुत डाउट्स हैं, मुझे पता है बहुत डाउट्स हैं, और ऐसे छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, मुझे टाइप करने में भी, मुझे कमेंट्स भी शो नहीं होते कितनी बार, तो उसमें दिक्कत होती है, मुझे लगता है यार कि मैं आंसर नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग सब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका कोई क्वेश्चन उठता है कि आप जो इतना नेट नेट एग्जाम, नेट एग्जाम क्या होता है, व्हाट इज नेट। ठीक है, नेट, NET, क्या होता है नेट? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा बोलते हैं। ये नेशनल लेवल की एग्जाम है। प्लस अब एलिजिबिलिटी है, तो किसकी एलिजिबिलिटी है? तो ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बोले तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो टीचिंग होती है उसकी एलिजिबिलिटी, उसका लाइसेंस है ये सबसे बड़ी चीज। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर एग्जाम क्लियर हो जाएगी तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो स्टेट PSC एग्जाम्स होती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस प्राइवेट कॉलेज में एज अ टीचर, मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपकी वैकेंसी निकलती है, तो उसकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है कि या तो PhD हो जाओ, PhD में तो 5-6 साल लगता है, या तो आप उस सब्जेक्ट में नेट हो, JRF हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है और आप एलिजिबल होते हो। अगर आप सिर्फ BA MA या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हो, एज पर द UGC नॉर्म्स। UGC नॉर्म्स के अनुसार आपको नेट क्लियर करना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसलिए है कि ऑल ओवर इंडिया हम कहीं भी कॉलेज के लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, ये पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी जो सबके उस पे प्रश्न उठता है वो ये होता है कि JRF क्या है।
आप जो नेट बोलते हो वो क्या है, जेआरएफ क्या है, क्या दोनों की अलग अलग एग्जाम होती है, क्या दोनों की एक, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एग्जाम जो होगी वो एक ही होगी। आपको एक ही एग्जाम के लिए तैयारी करना है, जो अपन लोग साथ में मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेआरएफ की एग्जाम अलग होगी या नेट की अलग होगी, दोनों की एग्जाम एक ही होगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपके दो ऑप्शन आएंगे कि अप्लाई फॉर, ठीक है, अप्लाई फॉर आएगा तो उसी में एक तो आएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और एक ऑप्शन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। ठीक है, तो अब जो 30 इयर्स की एज से कम है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। 30 इयर्स प्लस रिलैक्सेशन एज पर जो कैटेगरीज होती है, आप एक बार चेक कर देना, मैं टेलीग्राम पे भी एलिजिबिलिटी शेयर कर दूंगी, तो उसमें आप देख लेना कि किसकी 2 साल है, किसी की 3 साल है, किसके 5 साल है। ठीक है, तो वो अलग कैटेगरीज का है, लेकिन मिनिमम 30 इयर्स की बात रहती है। ठीक है, पहले 28 होता था। तो ये वाली चीज है, तो अगर आप ज्यादा एज के हो और आप चाहते हो नेट के, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करो, आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप यूथ हो, कम एज के हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑलवेज जब भी फॉर्म भरना, भले किस भी लेवल की तैयारी करो, लेकिन फॉर्म के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है, इस ऑप्शन पे नहीं जाना है। ठीक है, अप्लाई आपको जेआरएफ के लिए ही करना है। ठीक, तो ये वाली बात। अब बात है, अप्लाई तो हो गया, अब जेआरएफ के लिए अप्लाई कर दिया, भाई है क्या? जेआरएफ को कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, बात आ रही है यहाँ पर रिसर्च की। रिसर्च बोले तो जिसको आप कहते हैं पीएचडी, है ना, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी जिसको हम कहते हैं। तो ये तभी होता है जब आप पीएचडी करने वाले होते हो। अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो भी आपके लिए जेआरएफ सिर्फ एक टैग के लिए है। अगर आप ओल्ड एज हैं, मतलब आपकी एज ज्यादा है, तो भी जेआरएफ आपके लिए एक टैग के लिए, वो आपके एपीआई को बढ़ा देगा बस, है ना। लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो चीज जेआरएफ में मिलती है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पीएचडी करेंगे तभी जेआरएफ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जेआरएफ क्लियर किया और अगले दिन से आपके अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जेआरएफ ये होता है, नेट एग्जाम वो होती है, दोनों की एग्जाम एक ही होती है। लेकिन जैसे कि बोलेंगे कि अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें से उसका 1% बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए मान लीजिए, उसका 1% जो बच्चे ऊपर की क्रीम रहती है, ऊपर की मेरिट होती है, उनको जेआरएफ का अवार्ड मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड मिलता है। इट इज एन अवार्ड, है ना, फ्रॉम यूजीसी। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलता है और बाकी सब नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो जो भी है मेरिट में जो व्यक्ति, एक तरह से बोलेंगे कि नेट की मेरिट जेआरएफ कहलाती है, दोनों एग्जाम अलग अलग नहीं होती है। जब अगर आप नीचे कम स्कोर पे आओगे तो आप नेट क्वालिफाई होती हो, और बोलते हैं ना कि हम नेट जेआरएफ है, इट मींस हम उस समय उस एग्जाम की नेट की मेरिट में आए थे और हमें जेआरएफ को अवार्ड मिला है। ठीक, अब इतना हो गया। अब जेआरएफ की बात है, होता क्या है, इसमें करना क्या है। नेट में तो ये बात बता दी कि यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, कहीं जॉब कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ में ये होता है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लें, और फिर पीएचडी में रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा, और उस एडमिशन के तहत आपको जो आपका डिपार्टमेंटल वर्क होगा वो करना पड़ेगा। और उसमें पीएचडी जो आपको गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फेलोशिप, मंथली फेलोशिप प्रोवाइड करती है, और उससे आपका पूरा फाइनेंशियल, आप मतलब एज एक बहुत साउंड सैलरी होती है, एक बहुत साउंड स्टाइपेंड अमाउंट होता है, जिससे आपकी जॉब की आपको जरूरत नहीं होती। ये काफी अच्छी वो रहती है। ठीक है, तो जेआरएफ में आपको अमाउंट भी बता देते हैं फॉर द मोटिवेशन। 31,000, अरे कलर चेंज करो, 31,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दी जाती है विद एचआरए, है ना। और उसी चीज में 2 साल जेआरएफ होता है, और फिर एसआरएफ अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो फिर 3 साल सीनियर रिसर्च फेलोशिप में होती है। ठीक है, तो ये 5 साल का कंप्लीट प्लान होता है, आपको किसी जॉब की जरूरत नहीं होती, और आप साथ ही साथ पीएचडी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है यूथ के लिए भी, और जो बिल्कुल करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत है। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, ये सपने तो आपको दिखा दिए, लेकिन इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है अब उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पैटर्न जानो, मार्क्स कितने मार्क्स का आता है, क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, पेपर 1 होता है
ओवरऑल एक ही पेपर होता है, ठीक है, पूरा एक ही पेपर होता है, लेकिन पेपर वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में आपका ये पेपर वन होता है, जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके जनरल कैटेगरीज आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, है ना, हायर एजुकेशन, ऐसे इन्वायरमेंट साइंस, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक। और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका, दूसरा पेपर मतलब दूसरा सेक्शन, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन से होता है, ठीक है, वो समझ लो। वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स की ये भी, और 200 मार्क्स टोटल हो जाते हैं, तो टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं आपके 300 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है सेकेंड पेपर, इसलिए हमको इसके 100 क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं और उसको प्रिपेयर करने के लिए बात होती है, ठीक, ये आपके सब्जेक्ट्स में होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया, मार्क्स देख लिया, कौन कौन दे सकता है इस एग्जाम को, ठीक। तो सबसे पहली बात, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 79 कोड नंबर वाला जो सब्जेक्ट होता है विजुअल आर्ट्स, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी पे मतलब वही पढ़ाते हैं, इसलिए उसकी बात अभी कर रहे हैं। तो जो ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, जिसने मास्टर्स किया है उसमें वो कर सकते हैं, जिसने स्कल्पचर में मास्टर्स किया है, जिसने फाइन आर्ट्स एमएफए बीएफए करा है वो कर सकते हैं, एमएफए बीएफए इन अप्लाइड आर्ट्स किया है, ग्राफिक्स किया है वो कर सकते हैं, आर्ट हिस्ट्री के बीए एमए वाले वो सब, लेकिन उनका एक ही क्राइटेरिया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आपको ग्रेजुएशन डिग्री नहीं चलेगी। मान लीजिए आप बीएफए हो, बोलोगे 4 इयर्स का है, तो ये इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, आपको नेट देने के लिए एमएफए होना पड़ेगा, ठीक है। तो मास्टर डिग्री इज मस्ट फॉर नेट एग्जाम, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका, आप कौन दे सकता है ये बात हो गई, कितने क्वेश्चंस आते हैं ये बात हो गई। अब क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब जैसे विजुअल आर्ट्स का है तो क्या पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब पेंटिंग करवाएंगे क्या आपसे, लोग बहुत ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट थ्योरी एग्जाम होता है, इसमें कोई भी आपसे कोई लाइन भी नहीं खिंचवाता, ठीक है, जैसे कि सब सब्जेक्ट के होते हैं वैसे ही इसका होता है, ये एक आर्ट की थ्योरी की एग्जाम है, तो आपको इसमें थ्योरी क्वेश्चंस को ही, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। तो एक इन जनरली आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं रहेगी, इस एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक, और ऑब्जेक्टिव है तो उसमें कोई 2 का 1 मार्क कोई बोनस, एक क्वेश्चन सही होगा तो 2 मार्क मिलेंगे, नहीं होगा तो वो 2 मार्क चले जाएंगे, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन का टाइप होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव बेस ही है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको आप चूज द करेक्ट आंसर भी बोलते हैं। एक आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही आंसर को टिक करना है, ठीक। स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल फ्लैट, कि यार इसकी स्थापना किस ईयर में हुई, इसको पद्म भूषण किस ईयर में मिला, इस वाली चीजों को, जो सीधी बात है, ठीक है। जैसे कि ये भी है कि कौन सी चीज है जो फॉर्म विजुअल आर्ट में रूप को डिस्क्राइब करती है, तो सीधा साधा आंसर है इसका कि फॉर्मलिज्म डिस्क्राइब करती है, उसमें कोई घुमाव फिराव है ही नहीं, ना उनने ज्यादा कॉन्सेप्ट पे दिया। तो एक तो ये सबसे पहला टाइप होता है जिसका ये आपको फोकस होना चाहिए कि हमारा सारा स्कोर रहे, इसमें इसमें हम गलत नहीं करें, है ना, मोस्टली सब चीजों को हम सही करें। दूसरा टाइप जो होता है आपका, वो होता है अभी थोड़े समय से आने लग गया है कि 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई 2 या 3 आपके आंसर रहेंगे और आपको उसको टिक करना रहेगा। जैसे कि कुशांत में कौन से 2 स्कूल रहे, गंधार, मथुरा, अमरावती, नागार्जुन, तो any 2 या any 3 आपको, अगर मतलब क्वेश्चन अकॉर्डिंग कभी ABC ऐसे करके भी आता है, तो उसको आपको चूज करना है। तो ये दूसरा टाइप है जो आता है, ठीक है, ठीक। अब अगला तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप होता है मैच द कॉलम का। मैच द कॉलम मतलब जो आप बचपन से करते आए हैं कि इससे इसको मिलाना है, इससे इसको मिलाओ, और जो आंसर होगा वो एक फाइनल आंसर आपको, जो 1 2 3 4 में जो जो मैच जोड़ी मिल रही होगी उसको आप मिला दो, ये मैच द कॉलम। ये बहुत इजी रहते हैं, और ये भी जिस तरह के मैं बोल रही हूँ, इसको आपको टारगेट होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन आते हैं ये हमारे पूरे सही हो, क्योंकि ऑलमोस्ट होते हैं सही, ठीक। अब ये जो चौथा टाइप सामने दे रहे हैं वो है सीक्वेंस अरेंजिंग, मतलब किसी भी चीज की कोई पेंटिंग्स दे देंगे 4, कोई आर्टिस्ट दे देंगे और उनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, मतलब क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, कौन सा पहले का है और कौन सा लास्ट का है। जैसे अभी ये देखिए माइकल एंजियो को स्कल्पचर्स ही दे दिए, तो इसमें 4 उनकी मूर्ति दिए, कौन सी सबसे पहले की, कौन सी बाद की, पता होगा कि मैडोना ऑफ द स्टेयर्स पहले की है, तो ये आपका ये इधर पहले, फिर उससे बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, इस तरह का सीक्वेंस अरेंजिंग टाइप जो है वो आता है।
पांचवा क्वेश्चन ये है जिसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, मतलब हम बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस पे रहता है कि, है ना, थोड़ा एस्थेटिक व्यू में भी रहता है कि समीक्षात्मक जिसको आप बोलते हो उस वे में, कि दो स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, या ऐसा। तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। आपने ढंग से डीप स्टडी करी है तो आप समझ पाएंगे कि भाई वो मोनोलिथिक रॉक से बना है, इसमें इसलिए हुआ था ऐसा। तो ये वाला भी होता है फिफ्थ टाइप। ठीक है। एक और टाइप जो होता है, जो भी अभी 2-4 साल से ही शुरू हुआ है, वो होता है पेंटिंग टाइप। पेंटिंग टाइप मतलब कोई एक बहुत कॉमन पेंटिंग या कोई मूर्ति रेलिफ दे देंगे और उससे पर पेंटिंग में 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसका क्या उद्देश्य है, ये 5-6 पुरुष है तो ये कौन है, कौन से पत्थर से बना है, किस टाइम में ये बना है, कौन से टेम्पल का है ये। सेम पेंटिंग भी देंगे तो कौन से आर्टिस्ट ने बनाई है, उस आर्टिस्ट की जानकारी पूछ लेंगे। ऐसे करके मतलब एक इससे बेस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसे 2 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आपके इस चीज पे आते हैं। तो इस तरह की पढ़ाई करनी है। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब ये आता है, ये थोड़ा सा डरा दिया आपको, जो भी अगर डरा दिया या आपको पॉजिटिव भी होगा। पर अब बात है कि अब इसकी एग्जाम होनी कब है ना, कब होगी। तो देखो जो अभी लेटेस्ट वो निकाला गया है, जो निकला है उसका एग्जाम बता रहे हैं, जो जून 2023 का साइकिल है वो 13 से 22 जून के बीच में हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि अभी आपका था, कितना था, 20 से 10 मार्च तक का जो सेशन अभी चल ही रहा है ना, उसमें आपकी एग्जाम हुई थी अभी 24 फरवरी को, है ना। वैसे ही मान के चलिए, जैसे 13 है तो 15 जून आप ऐसा मान के चलिए, उसके आसपास आपकी एग्जाम हो जानी। अब आज आप देख लो, है ना, क्या तारीख हो रही है और आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। तो अब इसमें कैसे पढ़ाई की जाए, है ना। इतने कम टाइम में, टाइम कम नहीं है, सफिशिएंट है मैं कहूंगी। व्यक्ति कंसिस्टेंट स्टडी करेगा, मन लगा के करेगा तो बिल्कुल काम बन जाएगा। ठीक है। तो अगली एग्जाम की डेट बहुत लोग पूछ रहे थे, अभी फॉर्म निकलने की भी, फॉर्म भरने का भी वो आ जाएगा। तो भैया पहले उनने डेट इसीलिए बना दी है कि पढ़ाई कर लो। तुम ये मत सोचना, जैसे यही होता है कि अभी तो नेट की ये वाली एग्जाम हो रही है, फिर फॉर्म निकलेगा उसके बाद एग्जाम डेट आएगी, इसलिए उनने पहले एग्जाम दे दी कि भाई हम तो बस फॉर्म भराते से एग्जाम करवा देंगे। तुम इसके भरोसे मत रहना। तो आपके पास ये बहुत अच्छी चीज, पहली चीज, मतलब इतने समय बाद एनटीए ने अच्छा किया है कि भाई उनने एटलीस्ट एग्जाम डेट पहले दे दी, बाद में फॉर्म वॉर्म भराते रहेंगे ताकि बच्चों को पता चल जाए कि भाई अब हमारा एग्जाम अगला तब है। ठीक। तो भाई इतने कम समय में एग्जाम है, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है तो उसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप चाहें तो बहुत हमारा अच्छी कम्युनिटी है 2000 प्लस लोगों की। तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में है और नहीं है तो प्लीज टेलीग्राम के लिए तो मैं ये बोलूंगी, बाकी सोशल मीडिया को मैं नहीं वो करूंगी, बट टेलीग्राम के लिए बोलूंगी कि डाउनलोड करो अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो तो। और उधर जो क्विज होती है और जो भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो एक पब्लिक ग्रुप है, वहां आपको आपके जैसे ही लोग मिल रहे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हम भी लोग सब जुड़े हैं और ऑब्वियसली जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं, एक ऑथेंटिक चीजों से क्लियर किया जाता है ना, उसके रेफरेंस से आपका आंसर दिया जाता है। जो भी, मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही आंसर कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लियर हैं लेकिन उस ग्रुप में जुड़े हैं। तो आप उसको डेली क्विज के लिए ही नहीं, बाकी चीजों के लिए वहां क्विज होती है डेली 9 PM पे। अभी 4-5 दिन बंद है, इसको हम शुरू कर देंगे 5 मार्च से। याद रखना 5 मार्च से फिर से चालू करेंगे। अभी 10 दिन का थोड़ा सा गैप है, अभी रिजल्ट तो एग्जाम हुई है इसलिए। विजुअल आर्ट्स विद मिनी टेलीग्राम पे टाइप करोगे, पब्लिक चैनल है, आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जो आर्टिस्ट डिटेल्स हैं और ये सब मेरे अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है, इसमें आर्टिस्ट के जो बोलते हैं ना, आर्टिस्ट आते हैं बहुत सारे पढ़ने को, तो उनके डिटेल्स, उनके बर्थडेज के उसमें जो पोस्टर्स हैं उसको आप स्टोरी हाईलाइट्स पे देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत मददगार होते हैं ना। और जो भी अपडेट्स है लाइव क्लास की इसमें मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले दिन से देखना चालू कर दो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। मैं पहले ऐसे बोलती थी 4-5 महीने का टाइम होता था, तो भाई अभी 1-आध महीने ये करो फिर प्रीवियस क्यूज चालू करेंगे, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ कि आज दिन से देखना चालू कर दो। आपके पास हो तो अच्छी बात है, सॉल्व देखना है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। मैंने सब चैनल पे सारे पेपर सॉल्व करा रखे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये पहले दिन से देखना चालू कर दो और साथ साथ पढ़ना चालू करो टॉपिक्स। ठीक है। क्योंकि उससे आपको एक माहौल समझ आता है कि हमें इस डायरेक्शन पे पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो ये करो, कंसिस्टेंटली स्टडी करो। लाइव क्लास अभी मार्च में चालू करेंगे वापस, जो अभी बंद की थी,
तो फिर से करेंगे, जितना कोशिश होगी तो उसमें जरूर जुड़ो आप लोग, ठीक है। तो ये इसकी जो आपको है, अभी मैं डेट फाइनल नहीं बता सकती क्योंकि फिर बता देती हूँ कुछ और काम आ जाता है तो चीजें उलझ जाती है उसकी। पर इसकी डेट आपको, आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको पता पड़ जाएगा कब से क्लास चालू हो रही है, ठीक है। और ये ऐसा उसमें चार्ज पूछना, तो इसमें ऐसा कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है। आप बस पढ़ो और सबको पढ़ाओ, और जोड़ो और साथ में पढ़ाओ। मैं इतना बोलूंगी, बस शिक्षा को बढ़ाओ इस चीज को, ठीक। तो ये आपका पैटर्न था। बस क्योंकि इतना लोगों का बहुत डाउट रहते थे, इसलिए मैं चाह रही थी कि एक बार क्लियर कर दें, क्योंकि फिर बीच में टाइम नहीं मिलता है, अभी शुरुआत कर रहे थे। तो आपको अगर और भी इससे रिलेटेड अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट सभी को। जो पढ़ना शुरू करने वाले हैं उनको स्पेशली ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप कनेक्ट रहिए, आपकी सब लोग बहुत मदद करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।